नमस्ते। आज एक बड़ा ही अनौपचारिक सा वीडियो मैं बना रही हूँ। वैसे भी औपचारिक वीडियो मेरे होते नहीं हैं, मैं आप लोगों से बात करते हुए वीडियो बनाती हूँ। बहुत ही क्लोज स्टूडेंट्स जिनसे मिलना जुलना होता रहता है, उनकी डिमांड आ गई कि मैम कल हमारा हिंदी का MA प्रीवियस का फर्स्ट पेपर है। तो जैसा कि हिंदी के विद्यार्थी जानते होंगे, MGSU में हिंदी का फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास है। RU में भी लगभग सब जगह राजस्थान में हिंदी साहित्य का इतिहास MA प्रीवियस का पहला पेपर है। तो उन लोगों को जो डर है, जो संकोच है या जो मुझसे अपेक्षाएं हैं मार्गदर्शन की, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मकसद यही है कि सबके काम आ सके, क्योंकि देखिए सारे टॉपिक्स को रिलेटेड होते हैं। आप अगर हिंदी फर्स्ट ईयर के भी विद्यार्थी हैं, BA पार्ट फर्स्ट के, तो भी यकीनन गारंटी के साथ अभी की बातचीत में से उसमें काम आएंगे। सेकेंड ईयर में है तो भी काम आएंगे, थर्ड ईयर में तो भी, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में एक अलग विषय तो है, लेकिन ये सारे सालों के 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल PG के मिलकर के ही बना है। और सारे कंपटीशन एग्जाम्स में कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें काम आती रहती है। तो हम बात शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य का इतिहास ये एक शब्द है जो हिंदी भाषा और हिंदी भाषा में साहित्य रचे जाने के बाद लिखा जाने लगा। जब हिंदी भाषा आई, 10वीं शताब्दी के आसपास से हिंदी में साहित्य लिखा जाने लगा। 993 ईस्वी में। हालांकि अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी में मानते हुए कुछ लोग, शुक्ल जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल जो माना है, उसमें रचनाएं आदिकाल में जो रचनाएं उन्होंने ले ली है वो अपभ्रंश में लिखी गई है। हिंदी में अभट्ट से, यानी कि प्रारंभिक हिंदी, पुरानी हिंदी से साहित्य 900 ईस्वी से लगभग हम मानते हैं, और 10वीं शताब्दी में इसकी किताबें उपलब्ध होने लगी। तो जब हिंदी भाषा आ गई, फिर हिंदी साहित्य आ गया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी हुआ कि किसने पहली पुस्तक लिखी, किसने किस कवि को पहला कवि माना, किसने किस कवि को अपने किताब में क्या महत्व दिया है, महाकवि किसने माना। तो ये सारी बातें हिंदी साहित्य के इतिहास में आई। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का भी एक इतिहास हो गया कि ये ब्यौरा सबसे पहले किसने दिया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, दूसरा किसने लिखा, किसने कितने कवि रखे, किसने किन लोगों को महत्व दे दिया। तो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास, ये 4 चीज़ें आज हमें समझनी है। जिसमें से हमें हिंदी साहित्य के बारे में, हम हिंदी भाषा के बारे में बात किया कि जब से साहित्य का सृजन हुआ, हम लोग अपने साहित्य में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और फिर हिंदी। ये जो अपभ्रंश से निकल रही है अभट्ट, ये अभी की खड़ी बोली और अभट्ट के बीच के पूरे यात्रा को साथ लेकर चलती है। यानी आप गौर कीजिए, फर्स्ट ईयर में जो आप हिंदी पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में, या सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर में, वो भी हिंदी भाषा की रचनाएं हैं, कविताएं हैं। और अब जो आप थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हैं, यानी आधुनिक काल, और तीनों क्लासेस के सेकेंड पेपर में, वो क्या है, वो खड़ी बोली में है। यानी है तो सब हिंदी, लेकिन हिंदी के अलग अलग रूप हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के देखने में हम महसूस करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक बड़ा बृहद टॉपिक है। प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ गारसा द तासी ने लिखा। ताज्जुब की बात है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ एक फ्रेंच विद्वान ने लिखा, जिनका नाम गारसा द तासी है। उनकी किताब फ्रेंच भाषा में है, इस्तवार दरला लिटरेल्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जिसका नाम है इस्तवार दरला लिटरेल्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। अब इसको प्रथम इतिहास ग्रंथ का श्रेय तो हम देते हैं, लेकिन कमियां बहुत हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ प्रारंभ होती है, शुरू होती है, तो शुरुआत में उसमें कई कमियां होती है। धीरे धीरे वो कमियां आगे आने वाली पीढ़ियों में, आगे आने वाली रचनाओं में कम होती है।
कोई भी चीज़ का आविष्कार ले लीजिए, टेलीफोन का आविष्कार ले लीजिए, कब किसने बनाया, और आज हमारे पास मोबाइल के रूप में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। तो किसी ने आविष्कार नहीं किया होता तो फिर आगे उसमें गुंजाइश कहाँ थी। तो आविष्कार होना भी उतना ही जरूरी है जितना बाद में उसमें विकास होना। तो हिंदी साहित्य में ये क्रमियाँ क्रमशः दूर हुई और कभी भी पूर्ण नहीं होता है, लिखा जा रहा है आज भी। इसके बाद में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ और हिंदी भाषा का पहला, हिंदी भाषा में रचित पहला और यूँ दूसरा आया शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदी के कवि रखे, लगभग 1000 कवि रखे। गाड़सा दत्तासी के इतिहास में कई कमियां थी। वैज्ञानिक आधार चाहिए, कुछ भी काम, चाहे आप कला करो, संस्कृति करो, कुछ भी करो, वैज्ञानिकता एक दृष्टिकोण है जिसका अभाव था उसमें। उन्होंने उर्दू फारसी के कवि भी रख लिए थे, कालक्रम भी नहीं था, बहुत सारी ऐसी ही और कमियां भी थी। तो शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवि रखे। तो अब ये दूसरा प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ, ये हो गया शिव सिंह सरोज। इसके बाद अंग्रेजी में लेकर आए जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इन्होंने अंग्रेजी में लिखा। तो हिंदी साहित्य का अंग्रेजी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, राइटर को गाड़सा दत्तासी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लितलेल्यू रेंदुई हिंदुस्तानी, लेकिन ये फ्रेंच में है। हिंदी साहित्य का हिंदी में रचित शिव सिंह सरोज और हिंदी साहित्य का अंग्रेजी में रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एक एक कमियां दूर होती जा रही है। अब गाड़सा दत्तासी वाले से चलते हुए जब हम ग्रियर्सन तक आए तो ग्रियर्सन ने एक और नई कोशिश की, उन्होंने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। अब प्रथम प्रयास किया तो जाहिर बात अभी बता चुकी हूँ कि प्रथम में कुछ कमियां होती है, दूसरे में तीसरे में धीरे धीरे वो दूर होती है। तो इन्होंने अधिकतर जो नाम लिए वो एक आधार पे नहीं लिए। एक आधार होता है कि या तो आप उस काल की प्रवृत्तियों के आधार पे नामकरण कीजिए, या शासन व्यवस्था के नाम पे कीजिए, या किसी महत्वपूर्ण कवि के नाम पे कीजिए। तो इन्होंने ये सारे आधार ही अपना लिए। इन्होंने कृष्ण भक्ति आंदोलन, दरबारी काव्य, विक्टोरिया के समय में हिंदी कविता, और इस तरीके से नाम तो रखे ही रखे, काफ़ी सारे नाम रख लिए। अब अध्याय की तरह से ये हो गया, इनका काल विभाजन अध्याय जैसा हो गया। लेकिन काल विभाजन करने का प्रथम श्रेय गाड़सा दत्तासी को ही दिया जाएगा। उनको दूसरा श्रेय दिया जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा इन्होंने दी थी। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये दो इनके महत्वपूर्ण काम हैं। और तुलसी को बुद्ध के बाद का महत्वपूर्ण व्यक्ति माना, ये भी इनका एक कथन है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब काल विभाजन सबसे पहले, अब इसके बाद आया मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जब लेके आए तो वो सबसे बड़े इतिहास ग्रंथों में माना जाता है। इसके 2 भाग हैं। मिश्र बंधु विनोद, ये गाड़सा दत्तासी से चलते हुए मिश्र बंधु विनोद तक आ गए हैं। इनके 2 भाग है मिश्र बंधु विनोद के। 3 भाई थे, ये 3 भाइयों ने मिलकर लिखा, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। इन 3 भाइयों के नाम के कारण मिश्र बंधु बोला जाता है इनको मिला करके, और मिश्र बंधु विनोद। 1913 में पहला भाग आया और 1934 ईस्वी में दूसरा भाग आया। इन्होंने हर काल को 2-2 भागों में बांट दिया। जैसे आरंभिक काल बोला आदिकाल को, तो पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, अलंकृत काल, कला काल, अलंकृत काल बोला रीति काल को, तो पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, फिर बीच में अज्ञात काल, परिवर्तन काल। इनका भी नामकरण दोषपूर्ण रहा। इसके बाद चलते चलते हम आ गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चाहे जितने भी विवादास्पद रहे, उनका हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप में सबसे पहले तो हिंदी शब्द सागर की नागरिक प्रचारणी पत्रिका, नागरिक प्रचारणी जो सभा है, उसका बृहत इतिहास ग्रंथ उसकी भूमिका के रूप में लिखा था। पृथक रूप से उन्होंने 1929 ईस्वी में इसको छपवाया। इस किताब का नाम ही उन्होंने, इस ग्रंथ का नाम भी वही रखा जो इसका विषय है, हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 ईस्वी ये पृथक रूप में आया। मूल रूप में पहले इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था।
अब आचार्य शुक्ल के नामकरण को हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और क्लासेज में पाठ्यक्रम में अध्ययन अध्यापन के लिए इसी को आधार बनाया जाता है। बाकी को हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके आधार पर प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा। इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा और दोहरे नामकरण की प्रक्रिया रखी। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, या मूल रूप से समझिए कि पहला, बीच में और आखिर। इन पहले का नाम रखा इन्होंने आदिकाल अथवा भक्ति काल, वीरगाथा काल। ठीक है, पहला जो रखा आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। विक्रम संवत इनके कालक्रम जो तिथियां हैं, ईस्वी सन है, वो उन्होंने जो समय रखा है, समय का प्रारूप इनका विक्रम संवत है। तो 1375 ईस्वी तक पहला इनका था आदिकाल अथवा वीरगाथा काल। दूसरा पूर्व मध्यकाल अथवा उत्तर काल, बीच वाले को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। चौथा है आधुनिक काल अथवा गद्य काल, 1900 विक्रम संवत से इन्होंने 1982 तक रखा। उसके बाकी अद्यतन अभी तक पढ़ा रहे हैं सब लोग। अब देखिए, आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं वो आपके इसके आधार पर है। अभी जो मैंने बताया आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, ये जो आप आधुनिक काल का अथवा नाम पढ़ रहे हैं गद्य काल, ये आपके सेकंड पेपर में सभी में गद्य और पद्य 2 फॉर्मेट है, 2 रूप हैं साहित्य को लिखने के, जिसमें वाक्य सीधे सीधे लिख दिए जाएं, लय सुर ताल का छंदों का कोई नियम नहीं हो, वो रचना गद्य में होती है। और जिसमें लय सुर ताल का नियम हो, नाम सुना होगा आपने यमाता, राजभान, सलगा, ये जो नियम है इसके आधार पे जब लिखते हैं वो पद्य होती है। तो आप देखिए कि आदिकाल, भक्ति काल में पद्य ही लिखा जा रहा था, इसलिए आपको जो सेकंड पेपर में गद्य पढ़ाते हैं उसकी समय सीमा, उसका निर्माण, उसका प्रारंभ आपको 19वीं शताब्दी में दिखाएंगे। कोई गिनी चुनी रचनाएं आपको मिलेगी। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि खड़ी बोली, जिसका साहित्य वर्तमान युग में आधुनिक काल में लिखना प्रारंभ हुआ सबसे पहले भारतेंदु युग में, उस खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं, जो कि आदिकाल के कवि थे। अब हम बात कर रहे थे आदिकाल पर, तो आदिकाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। आदिकाल को आदिकाल नाम मिश्र बंधुओं ने नहीं दिया, शुक्ल जी ने नहीं दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ठीक है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु विनोद ने दिया। आरंभिक ही दिया उन्होंने, प्रारंभिक काल नाम दिया गणपति चंद्र गुप्त ने। और बीज वपन काल नाम दिया इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आरंभिक और प्रारंभिक। आरंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है और प्रारंभिक काल नाम गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। आरंभिक में इन्होंने पूर्व लगाया है, पूर्व जोड़ आरंभिक, पूर्वारंभिक, उत्तर जोड़ आरंभिक, उत्तरारंभिक। इस उपसर्ग से आप याद रखिएगा कि प्रारंभिक में तो प्र उपसर्ग लगा हुआ है, इन्होंने पूर्व और उत्तर लगाया है। तो आरंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। विश्वनाथ प्रसाद ने इसको वीर काल कहा है। और इस आदिकाल में कितने प्रकार की किस किस तरह की रचनाएं लिखी गई? मुख्यतः आदिकाल में नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास काव्य, रासक काव्य। अब ये रासक में जैन मुनियों की महाकाव्यात्मक, इनकी महागाथा, इनकी जीवनी परक रचनाएं लिखी गई हैं। अब हिंदी का पहला कवि किसने किसको माना? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदायी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदायी को माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्ध सराहपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना। पुष्प या पुंड्र कवि को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। और शालिभद्र सूरी, जो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है।
इसमें से कुछ भी हमारे कहीं भी किसी भी परीक्षा में आ जाएगा। 2-2 नंबर के प्रश्न में ये आ ही जाता है। बड़ा आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा तो किस नामकरण के संबंध में समस्याएं, इसके नामकरण को लेकर कवियों में जो विवाद रहा उस पर आ जाएगा, या इस युग की परिस्थितियां कैसी है, विशेषताएं के इस युग की, या इस युग में किस किस तरह की रचनाएं लिखी गई। परिस्थितियां, रचनाएं, नामकरण। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल के कवियों को सबसे पहले भक्ति काल के कवियों को 2 भागों में बांटा गया। भक्ति को ही, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानाश्रयी मार्ग भी कहते हैं और सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी मार्ग। इसी को कुछ लोगों ने ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा भी कहा है। इन सब पे विवाद है कि क्या जो संत कवि थे उनमें प्रेम नहीं था और जो प्रेम कवि थे उनमें ज्ञान नहीं था। ये अलग से विवादास्पद प्रश्न है, पर मैं आपको विहंगम दृष्टिकोण, एक मोटा मोटी चीजें बताती चल रही हूँ। एक वीडियो में हम कितना समेट सकते हैं। तो भक्ति काल में फिर भक्ति काल की परिस्थितियां आ जाएगा। भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि, तो हम संत कवियों में कबीर, रैदास, नामदेव, तुकाराम, नानक, दादू, इन सब का लिखेंगे। और जो भक्त कवि है, देखिए भक्त कवि बोला गया है उनको जो मूर्ति पूजक थे, तुलसी, सूर, ये तो है भक्त कवि या सगुण भक्ति वाले कवि। और निर्गुण कवि, निर्गुण भक्त कवि या संत कवि जो मूर्ति पूजा वगैरह नहीं मानते, तो उसमें कबीर शिरोमणि है। कबीर के बाद में बहुत सारे कवि इसमें और आएंगे, तुम्हारे जो रैदास है, नामदेव है, नानक है, ये सब आएंगे और दादू हैं। सूफी काव्य में, सूफी में सबसे पहले तो जायसी, फिर मंझन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, ये सब नाम आएंगे जिन्होंने हिंदू धर्म की और राजाओं की, किसी की भी प्रेम कहानियाँ, उन्हीं के तीज त्योहार सब उठा करके रहस्यमयी तरह से में समन्वय की भावना से ग्रंथ लिखे। अब संतों ने जो है वो ईश्वर को, परमात्मा को, देखिए दोनों निर्गुण है, दोनों ही मूर्ति पूजा नहीं मानते, संत भी और सूफी भी। संतों ने परमात्मा को प्रेमी के रूप में माना है, पति के रूप में माना और खुद उसकी पत्नी के रूप में फिरते रहे हैं, जैसे उसके लिए एकदम लालायित, दर्शनों के लिए व्याकुल। और जो सूफी हैं उन्होंने प्रियतमा के रूप में माना है, जैसे प्रेम करते हैं तो इश्क में अपनी महबूबा के लिए जिस तरह आशिक खाक छानता फिरता है, उस तरीके की भावना इसमें दिखाई है। भक्ति के बाद में रीति काल है, तो रीति काल के कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया। रीति काल के नामकरण को लेकर भी काफी नाम लिखे। रीति काल को रीति काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया, रीति काल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया, रीति काल को कला काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, रीति काल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ये सब हमें याद रखना है। रीति काल में 3 प्रकार के कवि माने गए हैं, रीति मुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति सिद्ध में 2 नाम आते ही यूँ तो, लेकिन हमें बिहारी का याद रखना। बिहारी और रसली इनको लोग रीति सिद्ध कवि मानते हैं और बिहारी का तो इसमें आता ही आता है। रीतिबद्ध में पद्माकर, देव, सेनापति, भूषण इत्यादि। और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, 4 कवि। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये 4 रीति मुक्त कवि हैं। अब रीति क्या चीज है? रीति जब समझ लेंगे तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध तीनों समझ में आ जाएंगे। रीति का मतलब है काव्यांग निरूपण। काव्यांग का मतलब काव्य के अंग, जो काव्य लिखने के लिए जरूरी होते हैं। काव्य के लिए रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, नायक नायिका भेद, शब्द शक्तियाँ, ये सारे काव्य के अंग हैं। इनके बारे में परिभाषा, इनकी विशेषताएं, इनका वर्गीकरण जो लोग करते हैं उनको आचार्य कहते थे, और जो इसके साथ में कविता भी लिखते थे उनको आचार्य कवि कहते थे। इन आचार्य कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया है। इन्होंने रीति निरूपण की प्रवृत्ति भी अपनाई, यानी काव्यांग निरूपण भी किया, रचनाएं भी लिखी।
रीति मुक्त कवि वो थे जिन्होंने ये काव्यांग निरूपण की पद्धति नहीं की, काव्य संबंधी ग्रंथों से मतलब नहीं था और रीति की परिपाटी से बंधे हुए नहीं थे। लेकिन रीति काल में हुए, तरबारी कवि हुए, कुछ न कुछ तो उस काल की परिस्थितियां थी जो उनको रीति तो नाम मुक्त में भी जुड़ ही गया। और रीति सिद्ध जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो उनके प्रत्येक दोहे से यूँ लगेगा जैसे किसी रीति ग्रंथ के किसी चीज का उदाहरण के रूप में है। नायक नायिका भेद में भी नायिकाओं के जो अलग अलग प्रकार हैं उसका किसी ने विभाजन किया हो, परिभाषा दी हो, तो बिहारी का दोहा वहाँ रखा जा सकता है। बिहारी रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। क्या समझ में आई बात कि रीति का कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन कोई भी रीति की जो परिपाटी है, पद्धति है, विशेषता है, उसको जानने के बाद में उदाहरण के स्वरूप बिहारी का दोहा वहाँ पर सटीक बैठे किसी भी रूप में। तो बिहारी रीति सिद्ध कवि है। आलम बोधा ठाकुर घनानंद ये रीति मुक्त कवि है। भूषण देव पद्माकर सेनापति मंडन इत्यादि रीतिबद्ध कवि है। इसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल। गद्य काल इसका इसलिए नाम है कि गद्य की समस्त विशेषताएं, विधाएं इसी युग में आई। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु इसी युग में लिखा गया। हिंदी की पहली कहानी इसी युग में लिखी गई। हिंदी के नाटक, हिंदी की एकांकी, हिंदी की एकांकी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। समस्त जो विशेषताएं हैं गद्य की वो इसी युग में लिखी गई और इस रूप में बहुत सारी विशेषताएं लिखी गई। अब क्या है तो हिंदी की पहली कहानी जो इंदुमती है उसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये प्रश्न में आ सकता है हिंदी की पहली कहानी किसने लिखी, कब लिखी। तो हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी जो 1900 ईस्वी में आई। तात्विक दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है, प्रथम मौलिक कहानी किसको माना जाता है तात्विक दृष्टि से? तत्व वो 6 तत्व है कहानी और उपन्यास के, वो प्रेमचंद पूर्व के युग में नहीं थी। तो तात्विक दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में जो आई थी वो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। 1984 ईस्वी में 1884 ईस्वी में परीक्षा गुरु, ये भी देखिए आधुनिक काल का प्रारंभ कोई 1850 से मानता है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले, कोई इसका मानते हैं 1857 से। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पहला युग है कविताओं में। तो यही हम बात करते हैं तो 1857 से, तो देखिए 1884 में हिंदी का पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास। 1900 ईस्वी में हिंदी की पहली कहानी है। नाटक के आविष्कारकर्ता या आविष्कार क्या कहेंगे, नाटक के जनक खड़ी बोली में आधुनिक काल में हिंदी नाटकों के जनक भारतेंदु कहलाते हैं, जिनका खुद 1850 से 1885 तक जीवन काल रहा है। तो गद्य काल कहने का मतलब भी यही है, डायरी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण सब आधुनिक काल में आए। तो इस प्रकार से हम मोटे तौर पे देखें तो जो 2-2 नंबर के प्रश्न भी इस रूप में बनते हैं। अब आधुनिक काल के कितने उपभेद हैं? सबसे पहले भारतेंदु युग, ईस्वी सन के आधार पर देखेंगे तो 1900 से 1857 से 1900 तक हम मानते हैं भारतेंदु युग। 1850 से ही मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है उसके पास इतनी छूट है कि वो अपने मन मर्जी से इतिहास को उठा सके, अपने थोड़ा बहुत ज़्यादा मन मर्जी का तो मतलब बहुत त्रुटियाँ हो जाएंगी। 1850 या 1857 से 1900 तक भारतेंदु युग। इन्होंने भारतेंदु मंडल बनाया। भारतेंदु मंडल में कौन कौन थे? खुद भारतेंदु थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमदंत थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, राधा कृष्ण दास थे, राधा कृष्ण दत्त थे, व्यास और लाला श्रीनिवास दास, बहुत सारे नाम इसमें आते हैं। और इसके बाद इस युग में जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ तो कवि वचन सुधा भारतेंदु की पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं इस युग की। फिर इसके बाद दूसरा युग, भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग। पहले तो देखिए हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भाग में बांटा। अब इस आधुनिक काल के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता, इतने उपभाग
आधुनिक काल के हैं। तो 1857 से 1900 तक भारतेंदु युग, 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे बना है, लेकिन वो उस युग के सबसे बड़े कवि नहीं है। भारतेंदु युग भारतेंदु के नाम पर है, तो भारतेंदु अपने समय के सबसे बड़े समर्थ कवि माने गए, साहित्यकार माने गए, गद्य पद्य दोनों लिखा है, नाटक लिखे हैं। लेकिन द्विवेदी युग में मैथिली शरणगुप्त महत्वपूर्ण कवि है। इसके अलावा श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी भी इस युग के महत्वपूर्ण कवि है। तीसरा आता है फिर छायावाद। तो 1918 से 1936 तक छायावाद। इसके बाद अब प्रगतिवाद, 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद, 43 से 50 तक प्रयोगवाद, 50 से 60 तक नई कविता, 60 से 70 तक साठोत्तरी कविता और 70 से अब तक समकालीन कविता। अब इन सब के भी अलग अलग रहे हैं। छायावाद में 4 कवि रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। और इसके बाद प्रगतिवाद है तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये 3 कवि रहे हैं, नाम सुन लीजिए। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक रहे हैं। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं। और प्रयोगवाद में कुछ जो संकुचित इसकी स्थितियां थी, जो इसमें खामियां थी, उसको परिमार्जित करके नई कविता लेके आए। तो नई कविता के भी प्रकारांतर से प्रवर्तक अज्ञेय ही है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, वही नई कविता के भी प्रवर्तक हैं। और इसके बाद साठोत्तरी कविता जो आती है, उसमें धूमिल और रघुवीर साय साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। और समकालीन कवि ऋतुराज मंग और बहुत सारे जो लीलाधर जगुड़ी, अभी हमारे जो समकालीन जितने भी साहित्यकार लिख रहे हैं, नंदकिशोर आचार्य, ये सब लोग समकालीन कवि में आएंगे। अब तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, 4 हमारे पास सप्तक है। सप्तक कितने हैं? 4 हैं। चारों सप्तकों के संपादक कौन है? अज्ञेय है। ये और भी देखिए अनलिमिटेड है, जितना भी हिंदी साहित्य पे के इतिहास पे बता दो कम है। लेकिन कुल मिलाकर हम जितना आज कल आप लोगों के एग्जाम है, मैं खुद सफ़र से आज आई थी, लेकिन जितना भी हो सका, जितनी मेरी कोशिश बनी, जल्दी से जल्दी उतना मैंने एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है आगे। और वैसे मैंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सब पर एक अलग से सेपरेट वीडियो 20-20, 25-25 मिनट का बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक साबित होगा पेपर देने में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो हिंदी की पहली कहानी जो इंदुमती है, उसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये प्रश्न में आ सकता है, हिंदी की पहली कहानी किसने लिखी, कब लिखी? तो हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी, जो 1900 ईस्वी में आई। तात्विक दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? प्रथम मौलिक कहानी किसको माना जाता है तात्विक दृष्टि से? तत्व 6 तत्व है कहानी और उपन्यास के, वो प्रेमचंद पूर्व के युग में नहीं थी। तो तात्विक दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में जो आई थी, वो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। 1984 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में परीक्षा गुरु, ये भी देखिए आधुनिक काल का प्रारंभ कोई 1850 से मानता है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले, कोई इसका मानते हैं 1857 से। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पहला युग है कविताओं में। तो यही हम बात करते हैं तो 1857 से, तो देखिए 1884 में हिंदी का पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास। 1900 ईस्वी में हिंदी की पहली कहानी है। नाटक के आविष्कार करता, या आविष्कार क्या कहेंगे, नाटक के जनक, खड़ी बोली में आधुनिक काल में हिंदी नाटकों के जनक भारतेंदु कहलाते हैं, जिनका खुद 1850 से 1885 तक जीवन काल रहा है। तो गद्य काल कहने का मतलब भी यही है, डायरी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण सब आधुनिक काल में आए। तो इस प्रकार से हम मोटे तौर पे देखें तो जो 2-2 नंबर के प्रश्न भी इस रूप में बनते हैं। अब आधुनिक काल के कितने उपभेद हैं? सबसे पहले भारतेंदु युग, ईस्वी सन के आधार पर देखेंगे तो 1900 से 1857 से 1900 तक हम मानते हैं भारतेंदु युग। 1850 से ही मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है उसके पास इतनी छूट है कि वो अपने मन मर्जी से इतिहास को उठा सके, अपने थोड़ा बहुत ज़्यादा मन मर्जी का तो मतलब बहुत त्रुटियाँ हो जाएंगी।
1850 या 1857 से 1900 तक भारतेंदु युग। इन्होंने भारतेंदु मंडल बनाया। भारतेंदु मंडल में कौन कौन थे? खुद भारतेंदु थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, राधा कृष्ण दास थे, राधा कृष्ण दत्त थे, व्यास और लाला श्रीनिवास दास, बहुत सारे नाम इसमें आते हैं। और इसके बाद इस युग में जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ तो कवि वचन सुधा, भारतेंदु की पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं इस युग की। फिर इसके बाद दूसरा युग, भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग। पहले तो देखिए हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भाग में बांटा। अब इस आधुनिक काल के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता, इतने उपभाग आधुनिक काल के हैं। तो 1857 से 1900 तक भारतेंदु युग, 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे बना है, लेकिन वो उस युग के सबसे बड़े कवि नहीं है। भारतेंदु युग भारतेंदु के नाम पर है, तो भारतेंदु अपने समय के सबसे बड़े समर्थ कवि माने गए, साहित्यकार माने गए, गद्य पद्य दोनों लिखा है, नाटक लिखे हैं। लेकिन द्विवेदी युग में मैथिली शरणगुप्त महत्वपूर्ण कवि है। इसके अलावा श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी भी इस युग के महत्वपूर्ण कवि है। तीसरा आता है फिर छायावाद, तो 1918 से 1936 तक छायावाद। इसके बाद अब प्रगतिवाद, 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद, 43 से 50 तक प्रयोगवाद, 50 से 60 तक नई कविता, 60 से 70 तक साठोत्तरी कविता और 70 से अब तक समकालीन कविता। अब इन सब के भी अलग अलग रहे हैं। छायावाद में 4 कवि रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। और इसके बाद प्रगतिवाद है तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये 3 कवि रहे हैं, नाम सुन लीजिए। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक रहे हैं। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं। और प्रयोगवाद में कुछ जो संकुचित इसकी स्थितियां थी, जो इसमें खामियां थी, उसको परिमार्जित करके नई कविता लेके आए। तो नई कविता के भी प्रकारांतर से प्रवर्तक अज्ञेय ही है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, वही नई कविता के भी प्रवर्तक हैं। और इसके बाद साठोत्तरी कविता जो आती है, उसमें धूमिल और रघुवीर साय साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। और समकालीन कवि ऋतुराज मंग और बहुत सारे जो लीलाधर जगुड़ी, अभी हमारे जो समकालीन जितने भी साहित्यकार लिख रहे हैं, नंदकिशोर आचार्य, ये सब लोग समकालीन कवि में आएंगे। अब तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, 4 हमारे पास सप्तक है। सप्तक कितने हैं? 4 हैं। चारों सप्तकों के संपादक कौन है? अज्ञेय है। ये और भी देखिए अनलिमिटेड है, जितना भी हिंदी साहित्य पे के इतिहास पे बता दो कम है। लेकिन कुल मिलाकर हम जितना आज कल आप लोगों के एग्जाम है, मैं खुद सफ़र से आज आई थी, लेकिन जितना भी हो सका, जितनी मेरी कोशिश बनी, जल्दी से जल्दी उतना मैंने एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है आगे। और वैसे मैंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सब पर एक अलग से सेपरेट वीडियो 20-20, 25-25 मिनट का बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक साबित होगा पेपर देने में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।